हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन एकेडमी सीकर। और अपन ने चैप्टर 4 शुरू कर दिया था। चैप्टर 4 में अपन ने अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी थी, बहुत सारे रूल्स देख लिए थे और उसके बाद में अपन ने बायो सावर्ट लॉ पूरा कंप्लीट भी कर लिया था बहुत अच्छे से। और उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे अपन ने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब ने इतना सब कुछ पढ़ लिया होगा। तो अब आगे चलते हैं, मूव फॉरवर्ड। तो इसको अपन बोलते हैं नेक्स्ट अपना जो इम्पोर्टेंट लॉ आता है जिसको बोला जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अब एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो भी एक तरह से मान लो किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का ही एक तरीका है। जैसे बायो सावर्ट लॉ था, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का तरीका था, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ भी किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का तरीका है। बस उसमें अपन ने बायो सावर्ट लॉ लगाया था, इसमें अपन एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। ठीक है, अब एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो एक्चुअल में क्या चीज़ है उसको समझना। जैसे मान लो मेरे पास में क्लोज पाथ है, ये मान लो। ठीक है, ये क्लोज पाथ है, ये ऐसे है, ये क्लोज पाथ इस तरह से। ठीक है, 3D में। ठीक है, ऐसे निकला हुआ है और उसके अंदर से बहुत सारे वायर्स जा रहे हैं इसके अंदर से। तो अपन ये मान लेते हैं इसके अंदर से ऐसे वायर्स जा रहे होंगे इस तरह से। ये मान लो ऐसे एक वायर गया, ये मान लो इसमें से ये दूसरा वायर गया, ये मान लो इसके अंदर से ये तीसरा वायर गया, ऐसे इसके अंदर से बहुत सारे वायर्स गए। इसमें करंट मान लो कितनी है I1, इसमें मान लो I2, इसमें मान लो I3, ऐसे बहुत सारी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब मुझे किसी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है वो चीज़ समझना। एक और वायर निकाल देते हैं, इधर से मान लेते हैं एक वायर और जा रहा है जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I4। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है वो चीज़ समझना। उसको समझने से पहले एक चीज़ समझना, एक पॉइंट इसके अंदर आएगा जिसको अपन बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब लाइन इंटीग्रल जो होता है, लाइन इंटीग्रल, लाइन का मतलब लेंथ। ठीक है, लेंथ का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन, और मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन किसके साथ में, लाइन के साथ में, यानी कि लेंथ के साथ में। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन यूँ शो करते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रल तो मतलब इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का, और किसके साथ में, लाइन यानी कि लेंथ के साथ में, यानी कि डॉट डीएल वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन ही क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ से समझो, जैसे मान लो मैंने इसमें स्मॉल लेंथ ली डीएल, ले ली डीएल लेंथ स्मॉल एल। ठीक है, तो डीएल लेंथ का मैंने एक स्मॉल पार्ट ले लिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैंने मान लिया कितना है, बी वेक्टर है। तो अपन बोलेंगे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। इस स्मॉल पार्ट के लिए तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। एक और स्मॉल पार्ट लेंगे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, एक और स्मॉल पार्ट लेंगे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, एक और स्मॉल पार्ट लेंगे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। सबका सम कर देंगे। सम किसकी तरह किया जाता है, इंटीग्रेशन के थ्रू। तो इसको अपन बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसने बोला एम्पियर सर्किटल लॉ में पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद में अपन बोलेंगे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। और किसके लिए है ये पूरा, क्या है, क्लोज पाथ है। तो क्लोज पाथ का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे एक सिंबल लगाते हैं। ये जो सिंबल है ये किसको डिनोट करता है, क्लोज पाथ को डिनोट करता है। तो क्लोज पाथ का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू किसके होता है, इक्वल्स टू होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, और जितनी भी इसके अंदर से करंट पास हो रही है उस करंट का क्या, एल्जेब्रिक सम, इसका क्या, मल्टीपल। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको यदि एम्पियर सर्किटल लॉ को अपन डेफिनेशन में बोलना चाहे तो अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल तो क्या हो गया, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, ये तो हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to the multiplication of permeability of free space and algebraic sum of all the current passing through the closed surface। ठीक है, एक मिनट, एक फ़ोन आ गया। हाँ, तो फ़ोन आ गया था कोई बीच में, चलो ठीक है। तो अब इसमें अपन क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एल्जेब्रिक सम
ऑफ ऑल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस से जितनी करंट पास हो रही है उसका क्या लेना है, अलजेब्रिक सम लेना है। इन दोनों का मल्टीपल किसके इक्वल होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से, अब यदि मैं यहाँ पे सिग्मा आई लिखना चाहूँगा, सिग्मा आई क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, इसमें देखेंगे तो अपन ये बोल रहे हैं इसके अंदर इस क्लोज सरफेस से कितनी करंट पास हो रही है वो अपन बोल रहे हैं। तो क्लोज सरफेस से कितनी करंट पास हो रही है, I1, I2, I3। क्या I4 क्लोज सरफेस से पास हो रही है, नहीं। कौन सी करंट पास हो रही है, केवल I1, I2, I3 करंट पास हो रही है। तो सिग्मा आई कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। अब इसमें एक पंगा और है, यदि किसी एक वायर, ये तो तीनों में करंट कैसे है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी। मान लो ऐसा हो जाए, ये तो किसके लिए है, इसके लिए, इसके लिए है। मान लो क्लोज सरफेस ये थी अपनी ऐसे, ठीक है। एक वायर तो इसमें से ऐसे जा रहा था, एक वायर इसमें से ऐसे जा रहा था, और एक वायर इसमें से ऐसे जा रहा था, लेकिन करंट ऐसे फ्लो हो रही थी। समझ में आ रही चीज़। ये I1 मान लो, ये I2 मान लो, और ये I3 मान लो। ठीक है। तो अब यहाँ पे सिग्मा आई कितना हो जाएगा, यहाँ पे यदि अपन सिग्मा आई बोलेंगे तो सिग्मा आई कितना होगा, यदि ये वाली करंट मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ तो ये वाली करंट कैसे होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब अपन बोल देंगे I1 प्लस I2 माइनस का I3। समझ में आ रही चीज़। ये कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस का I3। या फिर मैं ये बोल दूँ यदि नीचे वाली करंट में पॉजिटिव ले लूँ तो मैं क्या बोल दूंगा, I3 माइनस I1 माइनस I2। समझ में आ रही चीज़। तो कोई सी भी डायरेक्शन, देखो करंट की डायरेक्शन अपन कोई सी पॉजिटिव मान सकते हैं, कोई सी भी नेगेटिव मान सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो मैं ऊपर वाली करंट को यदि पॉजिटिव ले लेता हूँ तो नीचे वाली करंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अब इसके लिए सिग्मा आई क्या हो जाएगा, यदि इस डायग्राम के लिए बात करेंगे तो सिग्मा आई हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3, और इसके लिए कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है यहाँ तक। तो ये अपने पास में क्या निकल के आता है, एम्पियर सर्किटल लॉ निकल के आता है। तो ये लॉ अपने पास में है, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। डीएल कौन सा है, इसका जो क्लोज सरफेस अपन ने बनाई है उस क्लोज सरफेस का स्मॉल पार्ट। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन निकाल सकते हैं रूल्स के थ्रू। डीएल की जो डायरेक्शन है, डीएल की डायरेक्शन क्या ली जाएगी इसके अंदर, डीएल की डायरेक्शन लेंथ की डायरेक्शन है। अब लेंथ की डायरेक्शन को किस तरह से मेजर करेंगे वो चीज़ अपन देखते चलेंगे, जैसे जैसे आगे डेरिवेशन करेंगे आगे समझ में आ जाएगी कि लेंथ की डायरेक्शन जो है अपन किस तरह से लेते हैं। तो यहाँ से ये अपने पास में मेन फॉर्मूला निकल के आता है एम्पियर सर्किटल लॉ का, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। ये कब है, जब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। समझ में आ गई चीज़। जब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला ये बनेगा, यानी कि ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये फॉर्मूला किसके लिए बन रहा है, ये फॉर्मूला यदि अपन देखें तो ये फॉर्मूला किसके लिए बन रहा है, एयर या वैक्यूम के लिए बन रहा है। और यदि मीडियम आ जाता है, यदि मीडियम आ जाता है तो फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर सिग्मा आई। समझ में आ रही चीज़। म्यू आर क्यों ले लिया, कहीं भी यदि मीडियम आ जाता है तो म्यू नॉट के साथ में क्या आ जाता है, म्यू आर आ जाता है। ये किस केस में है, ये है मीडियम के केस में। ठीक है। जब मीडियम आ जाएगा उस कंडीशन में आ जाएगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर सिग्मा आई। और यदि मीडियम नहीं है तो अपना फॉर्मूला ये बनेगा म्यू नॉट सिग्मा आई। तो ये कंसिडर कर लेंगे। तो ये तो किसके केस में आएगा, ये केस किसके केस में आएगा, एयर या वैक्यूम के केस में मैग्नेटिक फील्ड। और ये किसके केस में आएगी, मीडियम के केस में मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये एयर या वैक्यूम की प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये किसके लिए है, मीडियम की प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी मीडियम की प्रेजेंस में अलग हो जाती है, अपन ने देख लिया था बायो-सावर्ट लॉ में। तो वहाँ पर भी क्या आया था, वहाँ पर मैं याद दिला दूँ तो एयर या वैक्यूम के केस में तो फॉर्मूला क्या बना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो बना था एयर या वैक्यूम के केस में। और मीडियम के केस में जो फॉर्मूला बना था वो बना था क्या, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई, और साथ में क्या आ जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये किस में आ जाएगा, मीडियम के केस में अपना फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो ये अपने पास में बायो-सावर्ट लॉ से आया था, और ये किससे आए हैं, दोनों फॉर्मूले किससे आए हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ से निकल के आए हैं। फिर से डेफिनेशन सुनना एम्पियर सर्किटल लॉ की, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड algebraic sum of all the current passing through the closed surface।
क्लोज सरफेस से, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्लोज सरफेस से कितनी करंट पास हो रही है, वही है उसके सराउंडिंग कोई करंट पास हो रही है, इधर से जा 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 रही है, अपन को कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ से एक वायर और निकाल दो, यहाँ से एक वायर और निकाल दो, ठीक है, इस तरह से अपन ने एक वायर और निकाल दिया, इधर से एक वायर और निकाल दो, कोई मतलब नहीं है इन करंट्स का, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। क्लोज सरफेस से कितनी करंट पास हो रही है, अपन को केवल वो करंट की वैल्यू को देखना है। क्लियर? तो ये तो अपने पास में एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था, फिर उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी, वैसे ही अपन यहाँ बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अपन ने देख लिया है, तो अब अपन क्या बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, कि एम्पियर सर्किटल लॉ की अब एप्लीकेशंस क्या क्या आती है। अपने पास में 4 एप्लीकेशंस है, वैसे 5 मान लो कि 5 एप्लीकेशंस है। तो 5 एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, 1 बाई 1 अपन डिस्कस कर लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस को। तो फर्स्ट उसमें जैसे अपन ने देखा था स्ट्रेट वायर के कारण, वैसे इसमें भी अपन बात करेंगे स्ट्रेट वायर के कारण, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL भी जिसको बोला जाता है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। और इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी आएगी, फर्स्ट एप्लीकेशन अपने पास में आएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट क्या वायर, अरे लॉन्ग स्ट्रेट तो क्या होगा, वायर ही तो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसके कारण अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। बायो सावर्ट लॉ से निकाला था लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए अपन ने, लॉन्ग स्ट्रेट का मतलब इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ के कारण करंट कितनी होती थी, सॉरी इनफाइनाइट लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था बायो सावर्ट लॉ से, μ0I/2πr आया था। तो अब यहाँ पर भी वही आएगा फॉर्मूला, तो बस मेथड अलग हो जाएगा। जैसे मान लो ये अपने पास में एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I, इनफाइनाइट लेंथ का है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इनफाइनाइट बनाओगे तो भी कोई मतलब नहीं है, और नहीं बनाओगे तो भी ये मानना है कि कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का है। और मुझे इस पॉइंट के ऊपर, मान लो ये पॉइंट P है, इस वायर से कितनी डिस्टेंस पे, इस वायर से अपन मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस है, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर अपन को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए अपने पास एक पॉइंट होना चाहिए, क्या, जैसे गॉस लॉ अपन बोलते थे, गॉस लॉ लगाने के लिए अपन क्या बोलते थे, जो चार्ज होता था वो कैसा होता था, क्लोज सरफेस में होता था। वैसे एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए भी अपन ने पढ़ा है कि जो करंट होती है वो कैसी होनी चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट पे मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसके चारों तरफ यूँ मान लूँगा कि क्लोज सरफेस है, ऐसे है क्लोज सरफेस। तो ये क्लोज सरफेस कैसी है वो समझना, ये तो वायर हो गया, ठीक है, ये मान लो ये तो अपना वायर हो गया पूरा, ठीक है, ये क्लोज सरफेस ऐसी होगी, ऐसी, और ये वायर जो है वो इसके क्लोज सरफेस के अंदर से पास हो रहा है, और इस क्लोज सरफेस की रेडियस ठीक उतनी ही है जितनी डिस्टेंस पे अपन को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दैट वायर। क्लियर? तो अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट लेंगे, कितनी लेंथ का, DL लेंथ का ले लिया। अब देखो यूँ समझना इस चीज़ को, ठीक है, ये तो अपना वायर हो गया, ठीक है, ये तो अपना वायर है ये वाला, ठीक है, और ये क्लोज सरफेस है, और ये वायर ऐसे पास हो रहा है, करंट ऐसे जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट के ऊपर, यदि मैंने यहाँ पे स्मॉल पार्ट लिया है, यदि मैंने यहाँ पे स्मॉल पार्ट लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस वायर के कारण, भी ऐसे होल्ड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। भी डायरेक्शन मैंने बोला था इसमें हर टॉपिक में काम आएगी डायरेक्शन, इसलिए डायरेक्शन वाले जो रूल्स अपन ने पढ़े थे वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे थंब को तो रखूँगा मैं करंट की डायरेक्शन में, और इधर जो फिंगर्स है वो मेरी किधर जा रही है, इनसाइड। इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, क्रॉस बनेगा, बन गया क्रॉस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है। DL की डायरेक्शन, अब एक चीज़ समझो, DL की डायरेक्शन वैसी ही लेनी है जैसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। DL की डायरेक्शन वो ही लेनी है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ से यदि मैं स्मॉल पार्ट लूँगा, इस पे यूँ समझो, यहाँ पे स्मॉल पार्ट लूँगा तो DL की डायरेक्शन भी कैसी आएगी, अंदर की तरफ, यानी कि यही डायरेक्शन किसकी आएगी, मेरी DL की डायरेक्शन भी आएगी। तो इस स्मॉल पार्ट के लिए यदि मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा तो क्या बोलूँगा, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर ले लेंगे स्मॉल पार्ट के लिए। अब देखो यहाँ से ऐसे ही मैं स्मॉल 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 पूरी इस रिंग के ऊपर ले लूँगा पार्ट, पूरी रिंग के ऊपर क्या लूँगा, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स लूँगा।
स्मॉल स्मॉल पार्ट्स लूँगा तो सब में देखो मैग्नेट डीएल की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, या इस पॉइंट पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ऐसे ही तो आएगा भी, ऐसे होल्ड करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा इसमें, इधर की तरफ, तो डीएल भी किधर जाएगा, इधर की तरफ। यानी कि हर केस में बी और डीएल की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, क्योंकि मैंने अभी लाइन बोली कि डीएल की डायरेक्शन वही ही लेनी है जो कैसी किसकी हो, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो वही किसकी डायरेक्शन होगी, डीएल की डायरेक्शन होगी। तो ऐसे ही स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ले लेंगे, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को जोड़ने का जो तरीका होता है वो क्या होता है अपना इंटीग्रेशन। तो इसका क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे, और क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने, क्लोज लूप बना दिया। इक्वस टू क्या होगा, इक्वस टू हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा आई, ये तो लो था अपना एम्पेयर सर्किटल यही था, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वस टू म्यू नॉट सिग्मा आई। डॉट हटाते तो क्या आता है, कोस, कोस आता है, लेकिन एंगल कितना है दोनों के बीच में, बी की डायरेक्शन ठीक वही है जो डीएल की डायरेक्शन है, बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना है, 0, यानी कि बी डीएल कोस 0 हो जाएगा। तो इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी डीएल कोस 0 इक्वस टू म्यू नॉट सिग्मा ई, सिग्मा इस क्लोज सरफेस से पास होने वाली टोटल करंट, कितनी करंट पास हो रही है, आई, एक ही तो वायर है, तो यानी कि सिग्मा ई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के हो जाएगा। कोस 0 की वैल्यू 1, यानी कि क्या निकल के आया, बी डी एल इक्वस टू म्यू नॉट आई, आ गया निकल के। अब देखो बी तो हर जगह कांस्टेंट है, क्यों है, क्योंकि करंट कांस्टेंट और हर स्मॉल पार्ट के लिए डिस्टेंस की वैल्यू भी कांस्टेंट, भी सबके लिए डिस्टेंस कितनी आनी है, आर ही तो आनी है। यदि ये वायर सेंटर में है और ये क्लोज सरफेस है पूरी, तो सबके लिए डिस्टेंस क्या रहनी है, रेडियस के इक्वल ही तो रहनी है, जितने भी स्मॉल पार्ट लेंगे तो सबके लिए डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, रेडियस के इक्वल आएगी। यानी कि बी यहाँ पे देखेंगे तो आर भी कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हर स्मॉल पार्ट के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड यदि कांस्टेंट रहेगा तो उसको मैं बाहर निकाल लूँगा, अंदर क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई रह जाएगा। अब बी तो अपना बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एल क्या बता रहा है, इसकी लेंथ प्लस 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 इसकी लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ किसके इक्वल, किसके इक्वल, पूरी रिंग ही तो है, रिंग की टोटल लेंथ किसके इक्वल होती है, सरकमफेरेंस के, तो सरकमफेरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी पूरे रिंग की, 2 पाई आर होगी, 2 पाई आर। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। अपन को b निकालना था, 2 पाई आर को उधर ले जाओ, तो b का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये अपने पास में आएगा स्ट्रेट वायर के कारण, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण आर डिस्टेंस पे जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, उससे आर डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जहाँ पे म्यू नॉट तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम है, आई इस क्लोज सरफेस से पास होने वाली टोटल करंट है, आर उस वायर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जिस पॉइंट के ऊपर अपन को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्लोज सरफेस अपन ने मानी है या थी पहले से, अपन ने एज्यूम करी है क्लोज सरफेस, ठीक है। वायर को क्लोज सरफेस में लाने के लिए मैंने क्लोज सरफेस एज्यूम कर ली ताकि मैं एम्पेयर सर्किटल लगा सकूं। तो एक क्लोज सरफेस एक्चुअल में कुछ नहीं है, वर्चुअल क्लोज सरफेस है, ये अपन ने क्या करी है, इसको एज्यूम करी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये तब है जब एयर है या फिर क्या है, वैक्यूम है, और यदि मीडियम आ गया तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर आई अपॉन 2 पाई आर। तो मीडियम के केस में अपने पास में फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर आई अपॉन 2 पाई आर, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अपन पहले भी देख चुके हैं, कब, बायो सावर्ट लॉ में जब अपन ने बायो सावर्ट लॉ के अंदर जब अपन ने इनफाइनाइट लेंथ के लिए कंडीशंस पुट करी थी, तो फॉर्मूला अपना ये निकल के आया था b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यदि याद हो तो। और यहाँ से भी फॉर्मूला ये आया है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो फॉर्मूला अपना सेम रहेगा, बस सोल्व करने का जो तरीका है ये थोड़ा सिंपल है। बायो सावर्ट लॉ में थोड़ा सा टिपिकल मेथड था, इसमें सिंपल मेथड है। फॉर्मूला अपना यही है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है। तो ये तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। और अब यहाँ पे वायर की जो थिकनेस है वो कितनी है, 0, ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास में कोई सिलेंड्रिकल वायर हो, सिलेंड्रिकल वायर जैसे सिलेंड्रिकल वायर, तो इसकी क्या है, कोई ना कोई थिकनेस भी है। तो अब इसमें यदि करंट फ्लो हो रही है तो अब ये सिलेंडर भी 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ये सॉलिड हो या ये होलो हो, ठीक है। समझ में आ रही चीज़। तो अब अपने पास में 2 इसकी एप्लीकेशंस और है, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर,
ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर या लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर या लॉन्ग स्ट्रेट होलो सिलेंडर और लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो अपन 3 पॉइंट पे निकालेंगे, आउटसाइड पे, सरफेस पे और इनसाइड पे। समझ में आ रही चीज़। यदि मेरे पास में कोई सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी कोई थिकनेस भी है तो अपन बोल देंगे एक तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सरफेस पे निकालना है और इनसाइड, 3 ही तो पॉइंट बनते हैं। तो आउटसाइड पे, सरफेस पे और इनसाइड पे सॉलिड के लिए और होलो के लिए 2 अलग अलग डेरिवेशन है। उससे पहले इसमें एक चीज़ और रह गई, यदि मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में ग्राफ बनाऊँ और यदि मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाऊँ, समझना इस चीज़ को, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में यदि अपन ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा। B जो है और I के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड क्या 0 है, तो इसका अपना ग्राफ कहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से। और कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन करो बनेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, B डायरेक्टली I। और B और R के बीच में कैसा होगा, इन्वर्सली रिलेशन है, सिंपल सा ग्राफ बनेगा, इन्वर्सली ग्राफ बन जाएगा। तो B इन्वर्सली किसके हो जाएगा, ये R के हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 2 ग्राफ इसके अंदर और बन जाएंगे ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब अपन बात करते हैं कि यदि मेरे पास में सिलेंड्रिकल वायर है, और पहले अपन होलो वायर की बात करते हैं, फिर अपन सॉलिड वायर की बात करेंगे। यदि सिलेंड्रिकल मेरे पास में होलो वायर है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। और यदि मेरे पास में सिलेंड्रिकल वायर सॉलिड है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो उनकी और बात कर लेते हैं अभी। ये अपनी सेकंड एप्लीकेशन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। थोड़ा सा जगह तो क्या एनर्जी बचा लेता हूँ मेरी, कुछ चीज़ें लिखी हुई रहने देते हैं जो अपने काम की रहेगी, बाकी अपन मिटा देते हैं। इससे क्या है कि एनर्जी सेव होती है। क्या सेव होती है, एनर्जी सेव होती है। एनर्जी सेविंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई जगह एनर्जी काम आती रहती है अपनी। ठीक है, अब कईयों के दिमाग पता नहीं कहाँ चले गए होंगे, मुझे पता है, तो वापस यहीं आ जाओ, दिमाग को ज़्यादा मत घुमाओ। हाँ, ये तो अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अब अपन बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कैसा, होलो कैसा, सिलेंड्रिकल वायर। तो मेरे पास में एक सिलेंड्रिकल वायर है, कैसा है, होलो है। उसके कारण मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। ठीक है, तो अब देखो होलो सिलेंडर है तो मैं थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूँ ताकि इजीली अपन को समझ में आ जाए। अब इसमें फर्स्ट अपन क्या लेंगे, फर्स्ट अपन बात करेंगे इसमें आउटसाइड की। ठीक है, फर्स्ट अपन बात करेंगे इसमें आउटसाइड में क्या होगा। तो यूँ समझो, जैसे मान लो ये मेरे पास में सिलेंड्रिकल वायर है ऐसा, ठीक है, ये वाला ऐसा अपन ने मान लिया, यहाँ पे क्या है, कोई सिलेंड्रिकल वायर है, हो गया वायर। ये इसकी एक्सिस हो गई सिलेंड्रिकल वायर की, हो गई एक्सिस। ठीक है, अब समझो इसकी रेडियस जो है वो रेडियस अपन क्या मान लेते हैं, इसकी a मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि r अपन और कुछ ले रहे हैं तो अपन स्मॉल a मान लेते हैं, इसकी रेडियस स्मॉल a है। इसमें से I करंट फ्लो हो रही है, तो पहले तो एक चीज़ समझो, यदि इसमें से I करंट फ्लो हो रही है तो वो कहाँ से होगी, अंदर से होगी कि सरफेस से ही होगी। फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था, जहाँ मास होता है वहाँ चार्ज होता है, जहाँ मास नहीं होता वहाँ चार्ज नहीं होता। चार्ज विदाउट मास इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ अंदर तो होलो है, ये तो खोखला है, कोई मास ही नहीं है। मास नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। यानी कि जितना भी चार्ज होगा कहाँ से फ्लो होगा, केवल और केवल इसकी सरफेसेस से फ्लो होगा, इसके अंदर से कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। तो मैं यदि इसको बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे बोल दूंगा ताकि समझ में आ जाएगी चीज़ कि जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, इसके सरफेस से हो रहा है। ऐसे चल रहा है, तो सारा की सारा चार्ज कहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से और बना दो थोड़ा सा। जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, इसकी सरफेस से हो रहा है, इसके अंदर से कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ से फर्स्ट अपन ने आउटसाइड की बात करी, तो मान लो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट था, इस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हेल्प से अपन को क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, पहले तो डायरेक्शन देखो। करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, मैं इसको ऐसे होल्ड करूँगा, थंब तो करंट की डायरेक्शन में, तो इधर वाले पॉइंट्स पे मेरी फिंगर्स किधर जा रही है, इनसाइड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अपना कैसा आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। आ गया क्रॉस। अब देखो, अब यहाँ क्रॉस तो आ गया, ये तो क्या आ गया अपना
मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब मुझे क्या करना है, एम्पेयर सर्किट लॉ लगाना है। तो पहले तो सबसे पहली बात, एम्पेयर सर्किट लॉ के लिए करंट कैसे होनी चाहिए, क्लोज सरफेस में होनी चाहिए। तो पहले तो वायर को क्लोज सरफेस में लेकर आओ। अब क्लोज सरफेस में कैसे ला सकते हैं अपन, क्लोज सरफेस में लाने का वही तरीका, कैसे, यहाँ से ले और एक क्लोज सरफेस बना दो, ठीक है, ऐसे बना दी क्लोज सरफेस, ये बना दी अपन ने क्लोज सरफेस, दिख रही है ग्रीन कलर की क्लोज सरफेस है, ठीक है। एज्यूम करिए अपन, एक्चुअल में कुछ नहीं है। इस क्लोज सरफेस पे मैंने डीएल लेंथ का स्मॉल पार्ट ले लिया, वही चीज़। अब सेम डेरिवेशन, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बोलूँगा मैं, वही बी वेक्टर डॉट, आउटसाइड बात कर लेते हैं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट समेशन ऑफ आई हो जाएगा। अब देखो डीएल की डायरेक्शन, डीएल इसकी लेंथ की डायरेक्शन क्या होती है, वही होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड, तो वही डीएल ऐसे लिए अपन ने, तो यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन भी कैसी होगी, इनसाइड होगी। तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बी आउट डीएल कोस 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट। और इस क्लोज सरफेस से कितनी करंट पास हो रही है, जितने इस पूरे वायर से हो रही है, वायर से कितनी हो रही है, आई करंट। तो क्लोज सरफेस से भी कितनी करंट पास हो रही है, आई हो जाएगा। कोस 0 की वैल्यू 1, है, तो बी आउट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। कोई चेंज नहीं है, अभी तक वही चल रहा है जो अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। बी क्या रहेगा, कांस्टेंट। भाई बी आउट तो क्या रहेगा अपना, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ जितना है उतना ही, यहाँ उतना ही, यहाँ उतना ही, यहाँ उतना ही, इसमें स्मॉल पार्ट उतना ही, इससे 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 स्मॉल पार्ट, सबके लिए बी की वैल्यू सेम। बी सेम तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो बेचारे को, ये लाइन इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अंदर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा, भी टोटल लेंथ इस स्फीयर, इस सर्किल की टोटल लेंथ क्या होती है, सरकमफेरेंस के इक्वल। सरकमफेरेंस कितनी होगी, 2 पाई आर होगी, सिंपल सी चीज़। तो बी आउट इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई हो जाएगा। तो बी आउट कितना निकल के आएगा, बी आउट अपना निकल के आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक वही फॉर्मूला जो पहले वाला था, क्योंकि अभी तक थिकनेस ने कोई मैटर ही नहीं किया है। थिकनेस इसकी है भी तो भी कोई मैटर वाली बात नहीं है, क्योंकि करंट तो पूरी फ्लो हो रही है आई इस क्लोज सरफेस से, ठीक है, इसलिए कोई मैटर नहीं करेगा। तो आउटसाइड में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, वही फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, चाहे वायर की थिकनेस हो चाहे नहीं हो, फॉर्मूला अपना यही है। आर कहाँ से डिस्टेंस है, आर इसके सेंटर से डिस्टेंस है। ये चीज़ ध्यान रखना कि आर कहाँ से डिस्टेंस है, इसके सेंटर से। क्योंकि आउटसाइड वाले पॉइंट पे जैसे अपन बोलते थे चार्ज को स्फीयर के सेंटर पे कंसंट्रेट माना जाता था, वैसे ही यहाँ पे भी करंट को जो इसके सेंटर पे ही कंसंट्रेट माना जाता है। इसलिए आर कौन सा डिस्टेंस होगी, इसके सेंटर से डिस्टेंस ली जाएगी। ये तो तब है जब क्या हो, जब एयर हो या वैक्यूम हो। और यदि मीडियम हो तो मीडियम के केस में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर आई अपॉन 2 पाई आर। ये अपना क्या आ जाएगा, मीडियम के केस में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कौन से केस में, मीडियम के केस में। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो अपने पास में किसके लिए हो गया, आउटसाइड के लिए हो गया। अब अपन बात करेंगे इसके लिए बी पॉइंट कहाँ पे, सरफेस पे। यदि अपन बात करते हैं सरफेस पे, तो सरफेस पे देखो क्या होगा, सरफेस पे पहुंच गए, ये पॉइंट यहाँ से हटा, कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, कम होते होते सरफेस पे आ गया। तो आर की वैल्यू कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, कम होते होते कहाँ पहुँच गई, सरफेस पे। सरफेस पे आर किसके इक्वल होगा, इसकी रेडियस के इक्वल, सीधा सा फॉर्मूला। तो सरफेस पे आर किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल। तो अपन को आगे कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आर को मैं ए के इक्वल कर दूंगा। तो बी सरफेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये सरफेस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा कब, जब एयर है या वैक्यूम है। और यदि मीडियम होगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर आई अपॉन 2 पाई ए। ये कब आएगा, मीडियम के केस में आएगा। किस केस में, मीडियम के केस में अपने पास में फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट म्यू आर आई अपॉन 2 पाई ए, जहाँ पे आई तो इसमें से पास होने वाली करंट है और ए क्या है, रेडियस है। और यहाँ पे आर क्या है, आर वो डिस्टेंस है जहाँ पर आउटसाइड में अपन को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। 2 पॉइंट अपने हो गए। अब थर्ड और लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है सरफेस पे, इनसाइड में, एट इनसाइड।
ठीक है। इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड में तो कुछ ही नहीं होगा, देखते जाओ क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मंजूर खुदा क्या है वो देख लेते हैं। ये क्लोज सरफेस, सॉरी ये तो अपना सिलेंडर बना दिया अपने, सिलेंडर बड़ा प्यारा सुंदर अच्छा सिलेंडर बना है। ये इसकी एक्सिस हो गई ऐसे, ठीक है। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई, ठीक है। करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें, आई। ये आई करंट बड़ी सी अपने फ्लो करवा दी। करंट कहाँ से फ्लो हुई, सारी सरफेस से हो गई। ये इसकी रेडियस कितनी, ए। अपन को निकालना है इनसाइड। मान लो यहाँ कोई पॉइंट हुआ आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पी पे अपन को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे, क्लोज सरफेस। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, क्लोज सरफेस बना दी, ये लो बना दिया, बना दी भाई क्लोज सरफेस बना दी भाई। जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट को रेडियस मानते हुए अपन बना देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे अपन, कौन सा, बी इनसाइड वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का लाइन इंटीग्रल इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। यहाँ तक तो चीज़ें सेम चल रही है। अब देखो यहाँ पे इस क्लोज सरफेस के अंदर से कितनी करंट पास हो रही है, बी सिग्मा ई क्या होता है, क्लोज सरफेस से पास होने वाली करंट। एम्पेयर सर्किट लॉ में बोला था अपन ने कि बाहर से कितनी करंट पास हो रही है कोई मतलब नहीं है, अंदर से कितनी हो रही है, क्लोज सरफेस से कितनी हो रही है, जीरो। क्योंकि सारी की सारी करंट किससे पास हो रही है, सरफेस से ही तो निकल रही है। तो इसके अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है, तो यहाँ से कोई करंट भी पास नहीं हो रही। करंट पास नहीं हो रही, इसका मतलब सिग्मा आई कितना हो जाएगा इसके लिए, सिग्मा आई कितना, जीरो। और सिग्मा आई जीरो, तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड भी कितना, जीरो। इसका मतलब अंदर की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जो भी है कहाँ है, सरफेस से शुरू होगा और आउटसाइड तक चलता जाएगा, अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। अब इसमें एक छोटा सा ग्राफ और बना लेते हैं। ग्राफ कैसा, ग्राफ अपना बनेगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और किसके बीच में, डिस्टेंस के बीच में। किसके बीच में, डिस्टेंस के बीच में बना देंगे। कैसे बनेगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, जीरो, यहाँ कितना, जीरो, यहाँ कितना, जीरो, यहाँ कितना, जीरो, यहाँ कितना, जीरो। सरफेस पे कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉल आर इक्वल्स टू, जब तक कैपिटल आर रहेगा, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर यहाँ भी मान लेते हैं, और स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर यहाँ। ये दोनों तरफ क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पॉइंट इस सेंटर लाइन के इधर भी है और पॉइंट इस सेंटर लाइन के इधर भी है, ठीक है। तो इधर वाले के लिए भी बनाएंगे और इधर वाले के लिए भी बनाएंगे। एक बनाओगे तो भी चल जाएगा, कोई गलत नहीं है। तो जब कैपिटल आर होगा तो क्या होगा, अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जीरो। तो यहाँ तो मैं क्या बोल दूंगा, बी इनसाइड कितना है, जीरो, बी इनसाइड कितना है, जीरो बना देंगे। और आउटसाइड पे जैसे निकलेंगे सरफेस पे कितना आ जाएगा, अपन सरफेस पे पहुँच गए, सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पे हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए हो जाएगा। और सरफेस से बाहर निकलेंगे तो, सरफेस से बाहर निकल गए तो आउट आ गए, आउट आ गए तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इससे सरफेस से बाहर, जैसे जैसे आर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड जो कम होता जाएगा। तो ग्राफ अपना कैसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा कोई ग्राफ बन जाएगा। ये इसके लिए ग्राफ बनेगा, किसके लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए। क्लियर है। तो ये तो अपना किसके लिए आ गया, होलो सिलेंडर के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपना निकल के आ गया डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। आउटसाइड में तो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सरफेस पे होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, जहाँ पे ए इसकी रेडियस है, और अंदर की तरफ क्या रहेगा, जीरो। तो यदि मैं इसको यहाँ बनाना चाहूँ तो यहाँ अपन बना देंगे, यहाँ तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और सरफेस पे बनाएंगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और अंदर की तरफ कितना होगा, जीरो, और सेंटर पे कितना होगा, जीरो। भाई सेंटर अंदर ही तो है, तो सेंटर पे भी कितना आएगा, जीरो ही निकल के आएगा। ये तो तब है जब अपना सिलेंडर कैसा है, होलो सिलेंडर है। अब मान लो सिलेंडर सॉलिड हो जाए, अब सिलेंडर सॉलिड हो जाए तो क्या होगा, यदि मान लो इसी को बना रहा हूँ, इसी को मैं यदि वैसा बना दूँ कि सिलेंडर सॉलिड है, सॉलिड है तो अब करंट कहाँ से पास होगी, अंदर से भी पास होगी। बिल्कुल मास आ गया तो करंट पास होगी। क्लियर। लेकिन क्या आउटसाइड में चेंज आएगा, कुछ कोई चेंज नहीं होगा। आउटसाइड में निकालेंगे तो सारी की सारी करंट कहाँ कंसंट्रेट माननी है अपन को, सेंटर पे। तो वही डिस्टेंस रहनी है आर, वही करंट रहनी है आई, वही मैग्नेटिक फील्ड रहना है, फॉर्मूला वही आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, कोई चेंज नहीं है। सरफेस पे भी कोई चेंज नहीं है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। लेकिन अंदर चेंज हो सकता है, क्योंकि अब अंदर से भी करंट पास हो रही है। समझ में आ रही चीज़। अब करंट कहाँ से पास हो रही है, अंदर से भी पास हो रही है। तो अब अपनी थर्ड इसकी एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन देखो इसका क्या होगा। अब इसकी थर्ड एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग, हॉलो की जगह क्या हो जाएगा,
सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर हो जाएगा। अब सॉलिड अलग से बताऊं क्या, जब समझ जाओगे वही आउटसाइड ये डायग्राम बनेगा, आउटसाइड में ये डेरिवेशन आएगी। बताने की ज़रूरत है क्या इसको? मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, टाइम ही ख़राब होगा और कुछ नहीं है। बताने की ज़रूरत यदि लगती है तो जो पिछले वाले टॉपिक में जो डायग्राम होलो बनाया था उसको ऐसा बना देना और वापस ऐसे ही समझ लेना उसको। वही चीज़ें बोलूँगा, कोई नई चीज़ नहीं बोलूँगा यदि मैं बताऊँगा तो। और सरफेस पे भी वही रहना है, सरफेस पे कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ हो सकता है? इनसाइड में। तो अपन इनसाइड की बात कर लेते हैं। तो इनसाइड में देखो क्या होगा। अब इनसाइड में इसकी अच्छे तरीके से निकालते हैं कि इनसाइड में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपनी क्या निकल के आएगी। ठीक है, उसको समझो। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। चलिए मान लिया, अभी सबको मान लिया अच्छे से। देखो ये अपना सिलेंड्रिकल वायर है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसा है? हॉलो है कि सॉलिड है? सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है ऐसा। ठीक है, ये वाला बना दिया। कैसा है? सॉलिड है। सॉलिड है तो अपन अंदर भी क्या बना देंगे? अंदर अपन इसको चलो इसी से बना देते हैं। अंदर क्या है? थोड़ा सा कम बनाएंगे, समझ लेना कि मटेरियल भी है। बना दिया। अब समझो ये अंदर मटेरियल आ गया इसका। ठीक है, अंदर क्या है? मटेरियल है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट, इसकी रेडियस तो वही है कितनी? ए। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इसके इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। करते हैं। अब समझो इस चीज़ को कैसे करोगे, यहाँ से समझो। वही अपन क्या बोलेंगे? स्मॉल पार्ट लेंगे, हाँ पूरा क्या बना देंगे? क्लोज सरफेस बना देंगे इस पॉइंट को लेते हुए। तो मैंने क्या कर दिया? एम्पेयर सर्कुलर लॉ लगाना है, तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए अपन ने क्या मान लिया? यहाँ पे एक क्लोज पाथ बना दिया। ये क्लोज सरफेस मान ली। अब देखो इसमें वही करंट फ्लो हो रही है कितनी? आई करंट फ्लो हो रही है। अब देखो यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? इनसाइड आ जाएगा। यहाँ मैंने स्मॉल पार्ट लिया कितनी लेंथ का? डीएल लेंथ का ले लिया। तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा क्या? वही एम्पेयर सर्कुलर लॉ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। बी कौन सा? इनसाइड आ जाएगा। बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन बोलते हैं अपन। जो डीएल की डायरेक्शन होती है वो बी की डायरेक्शन मानेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो एंटी भी मानेंगे तो या तो बी कैसा होगा? यदि मैं ये वायर ऐसे है, ठीक है, ये वायर ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड है। डीएल में लूंगा या तो इनसाइड आएगी या इधर की तरफ आएगी, दोनों में से एक डायरेक्शन आएगी। या तो cos 0 बनेगा, cos 180 बनेगा, ऐसा ही तो होगा। तो प्लस की जगह माइनस में आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 180 की जगह -1 होती है। ठीक है, तो प्लस की जगह माइनस में आ जाएगा, बाकी आना उतना ही है। अब देखो तो अपन ये बोल देंगे बी इनसाइड डीएल cos 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा बी इनसाइड डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई हो जाएगा। बी तो कांस्टेंट रहेगा, बी को बाहर निकाल लो। बी इनसाइड बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? इंटीग्रेशन डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। इंटीग्रेशन डीएल किसके इक्वल? ये डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल। सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है? 2 पाई आर। तो अपन बोल देंगे यहाँ पे क्या? बी इनसाइड इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट समेशन ऑफ आई हो जाएगा। अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है, समेशन ऑफ आई क्या होगा? ये मेन पंगा है, क्योंकि करंट पूरी आई करंट जो हो रही है वो पूरे इस वायर से हो रही है, अंदर से और बाहर से मिला के। ठीक, अंदर से और बाहर से मतलब इसके अंदर से भी और इसके बाहर से भी। ठीक है, ऐसा नहीं पूरी करंट इसके अंदर से पास होगी, कुछ यहाँ से भी तो पास होगी। तो फिर इसके अंदर से कितनी पास होगी? क्योंकि एम्पेयर सर्किट लॉ तो ये बोलता है कि इसके अंदर से कितनी करंट पास होती है क्लोज सरफेस है, बाहर वाले से पर कोई मतलब नहीं है। अब वो चीज़ यहाँ लागू होगी, तो फिर इसके अंदर से कितनी करंट पास होगी वो अपन को निकालना है। अब समझना है इस चीज़ को।
ये पूरी करंट जो पास हो रही है वो कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से हो रही है, पाई ए स्क्वायर से हो रही है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, इस यदि मैं इसको काटूंगा तो क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा, एक ये मान लो डिस्क बनेगी, डिस्क का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि पाई आर स्क्वायर एरिया से, सॉरी रेडियस कितनी है ए, तो पाई ए स्क्वायर, फिर से देखो पाई ए स्क्वायर एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई हो रही है। तो यूनिट से कितनी हो रही है, 1 से कितनी हो रही है, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, इतनी तो यूनिट एरिया से हो रही है। अपन को कितने एरिया से निकालनी है, पाई आर स्क्वायर एरिया से निकालनी है। इतने से तो निकालनी है कि इतने से कितनी करंट पास हो रही है, तो इतने से कितनी करंट पास हो रही है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि यूनिट से इतनी हो रही है तो पाई आर स्क्वायर से कितनी होगी, यानी कि सिग्मा आई कितना होगा, पाई आर स्क्वायर से जो करंट पास हो रही है उसको अपन ने क्या बोला है, सिग्मा आई। तो सिग्मा आई कितना हो जाएगा, यूनिट से हो रही है आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, तो इतने से कितनी होगी, इंटू पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आती है या नहीं आती, तो सिग्मा आई कितना हो जाएगा, सिग्मा आई अपने पास में आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, इसमें केवल यही चीज़ समझने वाली है और कुछ नहीं है। फिर से देखना, पूरी आई करंट जो पास हो रही है वो इस पूरे एरिया से पास हो रही है, यानी कि इतना जो एरिया था इसका उस पूरे से आई करंट पास हो रही है, लेकिन अपन को तो इतने से निकालनी है। यहाँ से जो करंट पास हो रही है, यहाँ से जो करंट पास हो रही है उससे अपन को मतलब ही नहीं है, तो अपन को तो इससे निकालना है। तो पाई ए स्क्वायर एरिया से पास हो रही है आई करंट, यूनिट से पास होगी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर से कितनी होगी, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। मैथ लगाइए, सिंपल और कुछ नहीं है। तो सिग्मा आई की वैल्यू मेरे पास में आ गई, सिग्मा आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ पे यदि सिग्मा आई की वैल्यू मैं उठा के पुट कर दूँ, चाहे यहाँ पुट कर लो, एक ही बात है, तो बी इनसाइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, ठीक है, और इस 2 पाई आर को नीचे ले जाऊँ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू सिग्मा आई। सिग्मा आई कितना है, सिग्मा आई अपने पास में है आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक आर से तो एक आर कैंसिल, तो बी इनसाइड जो आएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। ये इनसाइड पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। समझ में आ रही चीज़, यानी कि यहाँ पे आर तो सेंटर से इनसाइड वाले पॉइंट की डिस्टेंस है और ए उसकी रेडियस है। समझ में आ रही चीज़। अब देखो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, यदि ये आर चलते चलते सरफेस पे पहुंच गया तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। तो आर को यदि मैं ए के इक्वल पुट कर दूंगा तो ए से ए के कैंसिल हो जाएगा, और ए से ए के कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये तो फॉर्मूला आया था सरफेस के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो इनसाइड में अपने पास में फॉर्मूला ये आएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं फोर्थ, इसका लास्ट पॉइंट क्या आता है, एट सेंटर या एट एक्सिस। सेंटर पे कितना होगा, आर कम होते होते कहाँ पहुँच गए, सेंटर पे। तो सेंटर पे आर की वैल्यू क्या है, 0। तो सेंटर पे यदि मैं आर 0 पुट कर दूंगा तो बी सेंटर कितना हो जाएगा, आर 0 होते ही बी मैग्नेटिक फील्ड पे कितना हो जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो अपने पास में आ गया। आउटसाइड और सरफेस पे तो उतना ही था भाई। आउटसाइड की बात करें तो कितना था, आउटसाइड में अपने पास में बी आउट कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और सरफेस पे बात करेंगे तो सरफेस पे कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। और इनसाइड में बात करेंगे तो इनसाइड पे कितना आ गया, इनसाइड पे यदि पॉइंट पे यदि बात करेंगे तो कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर आ गया, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। अब इसमें ग्राफ बनाओ, अब इसमें ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ बनाते हैं वही किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और डिस्टेंस के बीच में बना देंगे। अपन सरफेस वाले पॉइंट ले लेते हैं इधर की तरफ। ये मान लो किसके इक्वल है, आर किसके इक्वल आ जाए, सरफेस आर के इक्वल। यहाँ पे भी, यहाँ पे मान लो अपन डैश डॉटेड बना देते हैं, और यहाँ पे स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस किसके इक्वल मानी अपन ने, स्मॉल ए के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल ए के इक्वल। उस वाले ग्राफ में क्या लिखा था, स्मॉल ए लिखा था, कुछ और लिख दिया था, देख लेना। यहाँ पे स्मॉल ए के इक्वल, वहाँ कैपिटल आर लिख दिया हो तो ध्यान रखना कि वो रेडियस है, ठीक है। अब देखो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0, यानी कि स्मॉल आर 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाहर वाला तो वही बनना है जो पहले बना था। तो जब फॉर्मूला चेंज हुआ तो ग्राफ कैसे चेंज होगा, तो मैं चाहे बाहर वाला तो बना दूँ, बाहर वाला तो ग्राफ कैसा चलेगा अपना, इस तरह से चल जाएगा, इस तरह से, ठीक है। बाहर वाला ग्राफ तो अपना कैसा चलेगा, ऐसे, ठीक है। इसमें तो कोई चेंज है।
अंदर वाला चेंज हो सकता है। क्यों? अंदर देखेंगे तो आर देखो सेंटर पे तो 0, जैसे जैसे अंदर की तरफ आर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, आर बढ़ने में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। इसका मतलब बी यहाँ पे यदि देखेंगे तो बी इनसाइड जो है वो डायरेक्टली किसके इक्वल है? आर के, डायरेक्टली है आर के। इसका मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो अपना ग्राफ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे अपन इसके है स्मॉल आर के, और यहाँ क्या लिखेंगे? बी आउटसाइड इन्वर्सली किसके है? स्मॉल आर के, और सरफेस पे क्या आ जाएगा? बी सरफेस जो है वो किसके इक्वल है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए के इक्वल है। समझ में आ रही चीज़? तो ये अपने पास में ग्राफ निकल के आएगा, यहाँ पे अपन 0 मान लेते हैं। ये ग्राफ आएगा किसके लिए? सॉलिड सिलेंडर के लिए। आ गया ग्राफ? ये अपने पास में ग्राफ आ गया सॉलिड सिलेंडर के लिए, कि अंदर की तरफ तो सेंटर पे 0, फिर जैसे जैसे सेंटर से बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, इस पे सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद में फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो चाहे हॉलियर सिलेंडर हो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, दोनों के ही सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम रहेगा, सेंटर पे 0 रहेगा, और यदि हॉलो होता तो अंदर भी 0 होता। और इसका मतलब सॉलिड में 0 कहाँ है? सॉलिड में 0 एक ही पॉइंट पर है, या 2 पॉइंट मान लो। एक तो सेंटर पे 0 है, और दूसरा इन्फिनिट पे जाके 0 हो जाएगा। भाई आर की वैल्यू इन्फिनिट होगी, वो फॉर्मूला था अपने पास में, आर की वैल्यू तो इन्फिनिट होगी, तभी तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसका मतलब एक तो इन्फिनिट पे जाके 0 होगा, और सेंटर पे 0 होगा, और मैक्सिमम कहाँ होगा? सरफेस पे। तो सरफेस पे मैक्सिमम रहेगा, और इन्फिनिट पे जाके 0 हो जाएगा, और सेंटर पे भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। और यदि होलो सिलेंडर होता तो अंदर की तरफ भी 0 होता, सरफेस पे मैक्सिमम होता, और इन्फिनिट पे जाके क्या हो जाता? 0 हो जाता। ये अपने पास में टॉपिक जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट होलो सिलेंडर और ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड सिलेंडर। क्लियर है? यहाँ तक 3 एप्लीकेशंस अपनी कंप्लीट हो गई है। मैग्नेटिक फील्ड एक तो अपन ने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जिसमें कोई थिकनेस नहीं थी, तो एक ही फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अब मैं एक बार फॉर्मूले बना देता हूँ ताकि क्लियरेंस आ जाए और ज़्यादा, क्योंकि मेन तो अपने फॉर्मूले ही हैं। डेरिवेशन तो क्या है? वोल्ट लेवल के लिए है डेरिवेशन, तो बाकी नेट लेवल के तो क्या है? फॉर्मूले ही तो हैं। तो अपन पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हो गए हैं, कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए इन फॉर्मूलों में, क्योंकि सेम से फॉर्मूले आ रहे हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस वाले फॉर्मूले हैं नहीं। इसलिए फॉर्मूले अपन लिख लेते हैं कि फॉर्मूले अपने क्या बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे टॉपिक और देखेंगे, टॉपिक क्या बनता है आगे अपने पास में आएगा सोलेनॉइड और टोरॉइड। 2 एप्लीकेशन इसकी और है, वो और देख लेंगे। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं किया एक स्ट्रेट वायर जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, उससे r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बन गया? चलिए, फ़ोन आ गया था बीच में, अब देखते हैं। हाँ, अपन ये बोल रहे थे कि स्ट्रेट वायर के कारण तो कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। यदि मेरे पास में क्या है? हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। यदि हॉलो सिलेंडर है तो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या रहेगा? हॉलो सिलेंडर है जिसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई, और उसकी रेडियस कितनी है? ए। तो आउटसाइड वाले पे क्या आएगा? आउटसाइड वाले पे तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये डिस्टेंस क्या है? आर। और सरफेस पे क्या आएगा? यदि अपन सरफेस पे बात करेंगे तो बी कितना आएगा? सरफेस पे आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। और अंदर की तरफ यदि बात करेंगे तो अंदर की तरफ कितना आएगा? बी इनसाइड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो हॉलो सिलेंडर के लिए था। और यदि अपने पास में सॉलिड सिलेंडर है, यदि अपने पास में सॉलिड सिलेंडर है, ये इसकी एक्सिस हो गई, करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। और ये अपने पास में क्या है? सॉलिड सिलेंडर है, तो आउटसाइड वाले पे तो वही आना है, बी आउटसाइड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये डिस्टेंस कितनी है? आर। और सरफेस पे बात करेंगे तो सरफेस पे कितना आएगा? बी सरफेस कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। और यदि अंदर की तरफ बात करेंगे आर डिस्टेंस पे, तो बी इनसाइड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में फॉर्मूले निकल के आए हैं अभी तक। किसके कारण? एम्पेयर सर्किटल लॉ के कारण। और एम्पेयर सर्किटल लॉ खुद क्या था? खुद तो बड़ा डेंजर था। क्या था? बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। ये अपने पास में क्या था? एम्पेयर सर्किटल लॉ था। क्लियर?
अब देखो ये तो अपने पास में 3 एप्लीकेशंस हो गई, 2 एप्लीकेशंस बाकी बच रही है अपने पास में, टोरॉइड और सोलेनॉइड। अच्छी एप्लीकेशंस है, उसको अगर डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक, और नेट में और IIT में कई बार पूछा भी गया है वो क्वेश्चन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 12th में पूछा गया है, बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन अपना ये है, समझो। एक तो मेरे पास में रिंग है ऐसे, इसमें करंट फ्लो हो रही है I ऐसे, ठीक है। इसकी रिंग की रेडियस जो है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लो n है, इसकी रेडियस मैंने मान ली क्या है, a है, अपन a मान लेते हैं, ठीक है। एक और रिंग है मेरे पास में, कैसी, ऐसी, ठीक है, दूसरी रिंग और बनाते हैं। एक और रिंग अपने पास में कुछ इस तरह की, ऐसे 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 रखी हुई है। इसकी इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, रेडियस इसकी भी a है। अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये निकालना है कि इस पॉइंट पर इसमें भी करंट कितनी फ्लो हो रही है, हाँ इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, सेम करंट, सेम नंबर ऑफ टर्न, सेम रेडियस। मुझे निकालना है इस पॉइंट के ऊपर, दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। सेंटर कोइंसाइड करने का मतलब ये ऐसे है, एक रिंग ऐसे है तो दूसरी रिंग जो है उसके अंदर से ऐसे जा रही है, इस तरह से, समझ में आ रही है, इस तरह से, ठीक है। एक रिंग ऐसे है तो दूसरी रिंग कैसे है, इसके अंदर से यूँ पास हो रही है, ठीक है। अंदर से मान लो, बाहर से मान लो, कहीं से ही मान लो, लेकिन दोनों का सेंटर कहाँ है, एक ही पॉइंट के ऊपर है। तो अब अपन को निकालना है कि इस सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, डायरेक्शन क्या होगी। 2 चीज़ें अपन को देखनी है, तो अब इसको समझो, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसको यदि अपन देखें तो इसको समझना, पहले मैं एक रिंग की बात करता हूँ, इसकी दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, एक रिंग की बात करते हैं, ये वाली, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही थी, I ऐसे, नंबर ऑफ टर्न्स n, रेडियस a, हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सेंटर जो है, सेंटर में बनाओ, ये सेंटर है इसका, ठीक है। इस सेंटर पे यदि मैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखूंगा तो सेंटर के लिए तो अपन को पता है क्या होता है, μ0I/2a, सिंपल सा फॉर्मूला। तो इसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान लिया कितना है, B1 है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा वो किधर आएगा, वो इधर की तरफ आएगा। कितना, इसको अपन B1 मान लेते हैं, कितना आएगा, μ0I/2πa हो जाएगा। ये तो इसके कारण आया, इधर की तरफ आ गया। दूसरी रिंग कैसी है अपनी, ऐसी, ऐसी है, और इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। वही इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट I है, रेडियस a है। इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे, भी सेंटर ही तो है, सेंटर पे वही फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन देखेंगे तो देखो कैसे आएगी, ऐसे ही तो है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, B2 बनेगा, और वो क्या आएगा, μ0I/2a हो जाएगा, सॉरी 2a, ठीक है। पाई तो उसमें आता है, हाँ वायर वाले में। तो ये 2 मैग्नेटिक फील्ड आ गए। अब देखो, एक तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास में ऐसा आया B1, और एक मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास में ऐसा आया B2, आ गया। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर के स्केलर, अरे डायरेक्शन लिख रहे हैं तो वेक्टर ही है। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट जो बनेगा यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो क्या आएगा, रूट में रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला B1² प्लस B2² प्लस 2B1 B2 कोस, एंगल कितना, B1 और B2 के बीच में 90 डिग्री, हो गया 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा B नेट, B1 और B2 दोनों सेम ही है, ये पूरा 0 हो गया, B1² प्लस B1² कितना हो जाएगा, √2B1। अरे लिख सकता हूँ, यानी कि B नेट कितना बनेगा, B नेट अपने पास में आएगा √2, और B1 कितना है, μ0I/2a, यानी कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, √2 μ0I/2a। डायरेक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन किधर आएगी, मिड पॉइंट से होकर जाएगी, ये किधर हो जाएगा, B नेट, यानी कि B नेट जो बनेगा उसको यदि अपन दूसरे पेन से बना लें तो B नेट जो बनने वाला है वो B नेट अपना इधर की तरफ बनने वाला है, B नेट, और कितना आ जाएगा, √2 μ0I/2a। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो एक क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा बनता है, बन गया। अब देखो और क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, ये अलग अलग होते तो यदि मान लो ये I1 होता, ये I2 होता, ये N1 होता, ये N2 होता, ये A1 होता, ये A2 होता, तो अपन क्या बोलते, यदि अलग अलग होते तो देखो क्या होता, अलग अलग होते तो अलग अलग हो जाता, क्या होता उसमें कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। यदि अलग अलग होते
तो मैं ये बोलता B1 तो कितना आता म्यू नॉट I1 अपॉन म्यू नॉट, अच्छा n भी थे, सॉरी, इसके अंदर नंबर ऑफ टाइम्स भी अपने लिए हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स के लिए क्या आएगा म्यू नॉट Ni आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट Ni, ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट Ni। ठीक है, अब मान लो यदि अलग अलग होते तो अपन बोलते क्या, फर्स्ट तो क्या आता म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2 A1, और B2 क्या आता म्यू नॉट N2 I2 अपॉन 2 A2, और B नेट क्या आता, अब वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं आता, वही आता म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2 A1 का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट N2 I2 अपॉन 2 A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको आगे वैल्यू दे रखी होगी तो अपन वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन आगे बाहर निकल सकता है, बाकी अंदर रहेगा। क्लियर, तो ये अलग अलग होते तो भी अपन कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्शन निकालनी होती तो अपन डायरेक्शन निकाल लेते, डायरेक्शन निकालने का तरीका वही tan अल्फा से निकाल सकते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या बनते हैं, और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वही रिंग के ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है उसको समझना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या, एक रिंग तो ऐसे है, ठीक है, करंट कितनी फ्लो हो रही है मान लो I हो रही है, रेडियस इसकी है मान लो A, नंबर ऑफ टाइम्स इसमें है मान लो N है। एक और रिंग है कैसी, एक और रिंग कैसी है, ऐसी है, कैसी है, ऐसी है, ठीक है, इस तरह की। ठीक है, कोएक्सियल रिंग है जिनको बोलते हैं। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I2, रेडियस इसकी भी कितनी है, इसकी भी रेडियस A है, नंबर ऑफ टाइम्स वही है N, लेकिन करंट अलग है, रेडियस तो सेम हो ही नहीं सकती। इसकी मैं मान लेता हूँ रेडियस कितनी है 2A, और इसकी मैं मान लेता हूँ रेडियस कितनी है A। ठीक है, करंट दोनों में सेम फ्लो हो रही है मान लो I और I, तो करंट दोनों में सेम है, रेडियस इसकी 2A है बाहर वाले की, और अंदर वाले की रेडियस कितनी है A, नंबर ऑफ टाइम्स दोनों में सेम है। मुझे वही निकालना है कि इसके सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए कैसे बनाओगे, इसके लिए तो कितना होगा, इसके लिए यदि अपन बात करें, इसके लिए ब्लैक वाले के लिए, ब्लैक वाले के लिए यदि मैं B1 मान लूँ तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट N I अपॉन कितना 2A होता है, तो 2A की जगह 2 इंटू 2A कितना हो जाएगा 4A हो जाएगा। और इसके लिए कितना होगा B2 की यदि बात करेंगे तो B2 कितना होगा म्यू नॉट N I अपॉन, इसकी तो रेडियस A ही है, यानी कितना रहेगा 2A। दोनों की डायरेक्शन, करंट दोनों में सेम है, करंट दोनों में सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम रहेगी। B1 और B2 दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो क्या बन जाएगा B1 प्लस B2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 की वैल्यू पुट कर दो। B1 तो कितना है म्यू नॉट Ni अपॉन 4A, और B2 कितना है म्यू नॉट Ni अपॉन 2A हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लो, म्यू नॉट Ni अपॉन A, म्यू नॉट Ni अपॉन A कॉमन आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 कितना होता है 4 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2 3, यानी कि कितना हो जाएगा 3 म्यू नॉट I अपॉन 4A। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, कब है जब करंट दोनों में सेम है। एक और क्वेश्चन देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या है वही कोएक्सियल, इनको बोलते हैं कोएक्सियल रिंग्स। ठीक है, ऐसे रिंग्स, दोनों का सेंटर सेम है, दोनों के एक्सिस सेम है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो दोनों के एक्सिस सेम है, तो एस को अपन बोलते हैं कोएक्सियल रिंग्स। अब इसमें क्या है, इसमें करंट, इसमें I ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसमें करंट I ऐसे फ्लो हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा इधर की तरफ, यानी कि B1 तो कैसा बनेगा इधर की तरफ, और B2 कैसा बनेगा, B2 देखेंगे तो इधर की तरफ, तो B2 कैसा बनेगा इधर की तरफ। तो नेट कितना हो जाएगा, बनेगा तो उतना ही, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है, तो बनेगा कितना, बनेगा इतना, B नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा B1 माइनस B2, यानी कि म्यू नॉट Ni अपॉन 4A माइनस म्यू नॉट Ni अपॉन 2A। ठीक है, अब इसको आगे अपन सॉल्व कर सकते हैं। अरे समझ में आ रही चीज़ें, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर किसी तरह का, क्लियर है चीज़ें। अब एक क्वेश्चन और देखो, एक अच्छा क्वेश्चन और है, फास्ट तो नहीं चल रही चीज़ें,
फास्ट चल रही है तो बता देना भैया, थोड़ा स्लो चला लेंगे, अपने क्या जाता है। फास्ट चले चाहे स्लो चले समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं समझता हूँ कि शायद आप लोगों को सब कुछ आता है, अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया, ये मेरा भ्रम है, वो बात अलग है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा एक अरेंजमेंट है, कैसा, ऐसा एक अरेंजमेंट है, सेमी सर्कुलर रिंग है ये वाली ऐसी, और मुझे निकालना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसमें करंट आई ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें आई ऐसे जाएगी तो इसमें आई कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब मुझे निकालना है इसकी रेडियस जो है वो तो मैंने मान ली a है, और इसकी रेडियस मैंने मान ली 2a है। देखो डेटा अपन कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे निकालना है इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। फर्स्ट के कारण देखो B1 कितना होगा, B1 होगा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है I अपॉन कितना 2a हो जाएगा। ये तो अपनी फर्स्ट रिंग है, ये अपनी सेकंड रिंग है, हाफ रिंग। B2 कितना होगा, ये सही लिखा है क्या मैंने, अरे तो कंप्लीट के कारण होता है, हाफ के कारण कितना होता है, पढ़ा था अपन ने, म्यू नॉट I अपॉन 4a। सेकेंड के कारण कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 4, तो ऐसे कैसे, और a की जगह क्या आ जाएगा 2a हो जाएगा। तो B2 कितना आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 8a। अब डायरेक्शन देखो किधर आएगी, फर्स्ट के कारण तो डायरेक्शन आउटवर्ड, तो इसके कारण तो डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड। सेकंड के कारण करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो डायरेक्शन इनवर्ड, तो इसके कारण डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है, तो अपन क्या बोल देंगे, B1 माइनस B2 बोल देंगे। ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं वैसे तो, म्यू नॉट I अपॉन B1 तो कितना है 4a माइनस B2 कितना है, म्यू नॉट I अपॉन 8a। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 कॉमन लेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 माइनस 1 वही बनेगा, म्यू नॉट I अपॉन 8a। किधर की तरफ, जो ज़्यादा है, ज़्यादा कौन सा है, इनवर्ड वाला, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, और कितना आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 8a निकल के आएगा। समझ में आ गई चीज़, कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं है, आगे चलें कि रुकें, क्या बढ़ें बताओ। अच्छा इन वायर का भी कोई रोल होगा क्या, इन वायर के कारण मैग्नेट फील्ड नहीं बनेगा, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे इन वायर्स के कारण भी तो बनेगा कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड। इसकी लेंथ मान लो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखी होगी, L है, ये लो भैया, L इसकी लेंथ हो गई, इस वायर की, इसकी भी लेंथ L हो गई, ये लो। अब बताओ इन वायर का क्या रोल, अरे ये वायर के तो करंट तो फ्लो होगी इसमें, मान ली बात आपकी कि करंट इसमें ऐसे फ्लो होगी, लेकिन इस वायर के लिए तो ये पॉइंट कहाँ है, इसके एक्सिस पे ही तो है, और वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। इसलिए इन वायर्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 0 रोल है इन वायर्स का, इनके कारण यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। क्लियर है। और क्वेश्चन देखो क्या है, एक अच्छा सा क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा, कैसा, ऐसा, कैसा, ऐसा, ठीक है, ऐसे। ऐसा, ठीक है। और ये एंगल कितना बना रहा है, मान लो ये एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। और इसकी रेडियस वही मान लेते हैं, इसकी रेडियस तो कितनी है a इधर वाले की, और इसकी रेडियस कितनी है 2a। सर ये तो 2a का लग नहीं रहा। अरे मान लो भैया, मानने में क्या जाता है, 1 मीटर बोर्ड पे शो करते हैं तो कहीं 1 मीटर लेंथ पूरी शो करते हैं क्या, हाँ ये इतनी 1 मीटर है, छोटी सी भी कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तो है, ये a मान लिया, 2a मान लिया, अपने मानने में क्या जा रहा है। और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है I। अब बताओ इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना बनेगा। ये अपना फर्स्ट वायर, ये अपना सेकंड वायर, निकालो। अब देखो स्मॉल सेक्शन है, स्मॉल सेक्शन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था, यदि याद हो B, वो क्या बनता था, म्यू नॉट I अपॉन कितना 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 4 पाई R
अल्फा। बनता था क्या ऐसा? अल्फा कौन सा एंगल होता था? जो एंड्स ने बनाया है, ऐसा फॉर्मूला बनता था। अब देखो इसको प्रूव करके देख लो, मुझे भी कंफ्यूज है, क्या पता ये बनता हो नहीं बनता हो, मुझे याद नहीं है। यदि ये पूरी रिंग होती तो अल्फा कितना होता? 2 पाई। 2 पाई होता तो मैं बोल देता यहाँ पे 2 पाई पुट करता तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बनता म्यू नॉट आई अपॉन 2r, वही बनता है पूरी रिंग के कारण, यानी फॉर्मूला अपना करेक्ट है। अब देखो B1 तो कितना बनेगा? म्यू नॉट करंट I है डिवाइड बाई 4 पाई, R कितना है फर्स्ट के लिए A, अल्फा कितना है फर्स्ट के लिए? पाई बाई 3। अरे अल्फा पाई बाई 3 60 डिग्री है, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, पाई से पाई कैंसिल, ये 12 हो जाएगा, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 12A। ये तो आ गया B1। अब निकालो B2। B2 कितना आएगा? करंट तो उतनी ही है म्यू नॉट I, और ये कितना हो जाएगा 4 पाई, और रेडियस कितनी है 2A, और अल्फा कितना है? अल्फा तो उतना ही है जितना उसके लिए था, पाई बाई 3। इसने भी तो 60 डिग्री बनाए सेंटर पे, तो कितना आएगा? पाई से पाई कैंसिल, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 2 24, म्यू नॉट आई अपॉन 24A। अब आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन देखो, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, डायरेक्शन आउटवर्ड, तो फर्स्ट के कारण तो डायरेक्शन कैसे आएगी? आउटवर्ड आएगी, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है ऊपर वाले में, तो डायरेक्शन इनवर्ड। डायरेक्शन का खेल है भैया पूरे चैप्टर के अंदर, तो डायरेक्शन इनवर्ड। तो नेट अब इन वायर के कारण कितनी होगी? इनमें भी तो करंट फ्लो हो रही है, कितनी होगी? कितनी होगी? कंफ्यूज कर लो, रेट डिस्टेंस कितनी है इसकी? A। अरे 2A में से A माइनस कर दोगे तो कितनी बचेगी? लेंथ A, तो A लेंथ का वायर है, कितनी होगी? इसके कारण कितनी होनी है? 0 होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि वायर कहाँ है? इसकी एक्सिस पर ही है, ठीक है। तो इन वायर्स का कोई रोल नहीं है, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0, इसके कारण भी कितना आएगा? 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कितना बन जाएगा? B1 माइनस B2 बन जाएगा। B1 माइनस B2 कर दो, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, एक तो आउटवर्ड है और एक इनवर्ड है। तो नेट कितना हो जाएगा? इनको माइनस कर दो, ये तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 12A माइनस ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 24A हो जाएगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 12, फोन पर ने परेशान कर दिया यार, म्यू नॉट आई अपॉन 12A कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 1/2, यानी कि म्यू नॉट अरे होता है क्या? 24A। ये इसके अंदर क्या आएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा, किधर आएगा? जिधर ज़्यादा है, ज़्यादा कौन इन दोनों में से? आउटवर्ड वाला, यानी कि नेट किधर आना है? आउटवर्ड आना है। समझ में आ रही चीज़? ये सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के अपने पास में आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपना कुछ क्वेश्चंस थे बायो सावर्ट में, कुछ मैंने क्वेश्चंस अच्छे और देखे थे। ये क्वेश्चन सब आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम्स में, कोई नए क्वेश्चन नहीं है। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बायो सावर्ट में, कितना ही पार्ट देते, 30 डिग्री दे दे, मान लें 30 डिग्री दे देंगे तो π/6 कर देंगे, ठीक है। 45 दे देंगे तो π/4 कर देंगे, ठीक है। कैसा भी दे दो अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपना बायो सावर्ट लॉ तो पहले ही कंप्लीट हो गया था, कुछ क्वेश्चंस और करवाने थे उसके ऊपर, तो वो क्वेश्चंस भी अपन ने देख लिए। एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए अपन ने 3 एप्लीकेशंस देख लिए, स्ट्रेट वायर, होलो सिलिंड्रिकल वायर, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, तीनों एप्लीकेशन अपन ने देख लिए। सोलेनॉइड, टोरॉइड कल के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सोलेनॉइड, टोरॉइड उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए अभी नहीं करवा रहा, नहीं सारे मिक्स हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा हुआ क्या, इसलिए उन टॉपिक्स को कल करेंगे अपन। तो अभी तक का अपना काफ़ी कुछ अपन ने कवर कर लिया है इस चैप्टर में भी, और बहुत कुछ बचा भी है, ठीक है। अभी तो इस चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर मान के चलो, इस फर्स्ट फिजिक्स का है, मान लो पूरी 12th फिजिक्स का ही जो ये वाला चैप्टर है, ऑप्टिक्स के बराबर का चैप्टर रहता है। ऑप्टिक्स जो है उसमें थोड़ी सिंपल चीज़ें रहती है, इसमें तो हर टॉपिक ही नया आता है, और पूरा खेल डायरेक्शन का है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। सारा के सारा जो खेल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए यदि डायरेक्शन निकालने में दिक्कत आ रही है तो
तो फर्स्ट नंबर का जो वीडियो है इस चैप्टर का, उस वीडियो को देखो, बार बार देखो। उसमें अपने डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं और सारे लॉ भी उसके अंदर है। इसलिए मैंने सारे लॉ को समराइज करके एक ही टॉपिक के अंदर या एक ही अपना जो टॉपिक था या एक ही लेक्चर जो था उसमें ही सारे लॉज अपन ने देख लिए थे, ताकि अब यहाँ पे अपन को दिक्कत नहीं आए। नहीं तो वैसे तो ये लॉ इधर उधर बिखरे हुए थे, सारों को समेट के एक ही जगह तुम्हें पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो तुम्हें तो बहुत अच्छी तरीके से मटेरियल सारा मिल गया है, बस तुम्हें तो पढ़ना है और कुछ नहीं करना है ना। तो पढ़ना है, पढ़ो अच्छे से और अच्छे से सारी चीज़ें समझते हुए चलो। कोई डाउट आता है तो पूछ लो, नहीं आता है तो भी पूछ लो, पूछना तुम्हारा काम है। पढ़ोगे तो डाउट जरूर आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो डाउट कुछ नहीं आएंगे। शीट अपनी लगाते हुए चलो, जो भी तुम्हारे पास शीट है उस पर क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलो और जो भी डाउट आता है वो पूछते हुए चलो। एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ, ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं मैंने, ठीक है, क्या करने वाला हूँ, है ना। तो जिसको ऑफलाइन पढ़ना है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। नंबर मेरे फिर बता देता हूँ, नंबर ये है 9529501663। जैसे एक बैच का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा बैच जब बनेगा उस टाइम पे उसको शुरू करेंगे। इसलिए कोशिश ये करो कि फर्स्ट बैच में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो ऑफलाइन क्लासेस अपनी शुरू हो चुकी है। जिसको ऑफलाइन पढ़ना है, समझना है और सिलेक्शन लेना है, अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, वो ऑफलाइन क्लासेस भी अच्छे से ज्वाइन कर सकता है। जिसको ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है, जिसको ऑनलाइन समझ रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑनलाइन पढ़ता चलेगा। ये काम अपना बंद नहीं होगा ऑनलाइन वाला, ये मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन वाला सिस्टम अपना बंद नहीं होगा। ऑफलाइन जीरो से शुरू कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर या मान लो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जो अपन वेक्टर और मैथमेटिकल टूल्स भी उसमें पढ़ते हैं और कुछ 11th की जो चीज़ें और भी छोटी मोटी चीज़ें अपने काम में आती है, उसमें ऑफलाइन में वो सारी चीज़ें डिस्कस होगी। तो इसलिए ऑफलाइन यदि जिसको पढ़ना है, जिसको 11th के कुछ टॉपिक समझने हैं, फिर 12th में घुसेंगे, तो वो ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। ये मेरे नंबर है। ऑफलाइन क्लासेस में एक चीज़ और बता दूँ, ऑफलाइन क्लासेस में सारी सब्जेक्ट चलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश भी चलेगी। जिसको चलानी, जिसको पढ़नी है वो हिंदी इंग्लिश भी पढ़ लेगा। तो सारी सब्जेक्ट चलेगी। 12th बोर्ड लेवल पे भी चलेगी, नीट लेवल पे भी चलेगी और IIT लेवल पे भी चलेगी। तो जिसको पढ़ना है वो ऑफलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन मुझे यहाँ से करवा सकता है। ऑफलाइन पढ़ लो, यदि ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है तो ऑफलाइन ज्वाइन करके आप लोग पढ़ सकते हो। तो बाकी काम अपना पढ़ना है और कुछ अपना काम है नहीं, इसलिए इनको पढ़ते हुए चलो और कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लो और शेयर करो। वही फिर से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो नीडी लोग हैं, जिनको ज़रूरत है वास्तव में इन सब चीज़ों की, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो ताकि वो भी उतना बेनिफिट उठा सके, वो भी अपनी ज़िंदगी में कहीं पहुँच सके, ठीक है। क्योंकि फ्री मटेरियल, अच्छा मटेरियल मिलता नहीं इजीली, ठीक है। इसलिए जिसको पढ़ना है, जिसको जो बच्चा फीस देने में कहीं कैपेबल नहीं हो पा रहा है, अपने घर पे रहते हुए पढ़ना चाहता है, वो बाहर भी नहीं आ सकता है इतना, क्योंकि बाहर निकलते हो तो सबको पता है कि बाहर निकलने का मतलब हॉस्टल चार्जेज, ये सब बड़ा पंगे वाला काम है और बड़े महंगे काम होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसलिए जिसको फ्री पढ़ना है और घर बैठ के पढ़ना है, जो फीस नहीं दे सकता है, ऐसे बच्चों को शेयर करो ताकि वो भी ये सारी चीज़ें पढ़ सके और समझ सके और ज़िंदगी में कुछ कर सके। कम से कम वो पैसे के चक्कर में तो कहीं नहीं अटके, समझ में आ रही चीज़, कम से कम वो पैसे के चक्कर में तो कहीं नहीं अटके। क्योंकि मैं जानता हूँ कि पैसों के चक्कर में यदि कोई चीज़ अटकती है ना तो वो दुखती है ज़िंदगी भर, है ना। वो ज़िंदगी भर दुखती है कि यदि मेरे पास ये रिसोर्सेज होते तो मैं आज ज़िंदगी में कहाँ होता, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे बच्चों को शेयर करो। तुम्हारे लिए हो सकता है ये एक नॉर्मल चीज़ हो, लेकिन जिसको रियल में नीड है ना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, या उसके लिए तो ये पूरी ज़िंदगी है मान लो। तो ऐसे बच्चों को शेयर करो। मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चे जुड़े जिनको वास्तव में नीड है
जो फीस पे नहीं कर सकते हैं। एक सोशल वर्क में करना चाह रहा था, तो इसलिए ऐसे बच्चों को जोड़ो जो वास्तव में फ़ीस की जिनको जो पैसे नहीं दे सकते हैं वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो मेरे यहाँ से फ्री में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। डाउट पूछ सकते हैं, एनी टाइम मुझे कॉल कर दो, मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इमीडिएट तुम्हें रिप्लाई नहीं मिलता है तो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ये मैं बता दूँ। इसलिए सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलो, और कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लो। तो शेयर करो और मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।